नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी उपासना दिवस के रूप में मना रही है। उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर बैंक्वेट हॉल में विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हरिद्वार प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट, सुरेश राठौर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले करीब 51 लोगों को अंबेडकर रत्न से सम्मानित भी किया गया है। शैलेंद्र बिष्ट ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बीजेपी सरकार ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर ऐतिहासिक काम किया है। उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को 5 तीर्थ घोषित कर एक बड़ा सम्मान और देश में सामाजिक समरसता का भी संदेश दिया है। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने यह भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आज़ादी के बाद पहला दिन ये है कि 14 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद अगर भारत रत्न की पहल करने और उनको भारत रत्न देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और जो उनके 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, चाहे वो उनका जन्म स्थान हो, चाहे उन्होंने जहाँ पढ़ाई की हो, जहाँ उन्होंने शोध किया, उन स्थानों को 5 तीर्थ के रूप में भी उन्होंने मनाया। और सौभाग्य ये कि हम देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश की आज़ादी के बाद देश समरसता की ओर जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री सभी जाति, धर्म, मजहब, पूरा देश एक के रूप में मनाना चाह रहा है। हमेशा 14 अप्रैल से लेकर 6 दिसंबर तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। आज उपासना दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ज्योतिराव फूले, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर विचार गोष्ठी में बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे। एक समतामूलक समाज की स्थापना में जो देश में योगदान ज्योतिबा फूले का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अंत्योदय योजना और एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचने से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचे, जनता कैसे जाने, कैसे समझे उनके विचारों को हम सब लोग मंच के द्वारा साझा कर रहे हैं। और इस बात का संदेश देने का काम कि हम 14 अप्रैल को सब लोग बिजी रहते हैं, एक दिन पूर्व संध्या पर उनको नमन करके उनके विचारों को, महापुरुषों के विचारों को देश और दुनिया में। तो वहीं उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित बैसाखी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस दौरान पंजाबी महासभा द्वारा मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बैसाखी पर्व की लख लख बधाइयां देते हुए गुरुदेव से प्रार्थना की कि ये त्योहार सभी के जीवन में नौ तरंग, नौ उमंग और नौ सृजन लेकर आए। इस दिन हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैसाखी मेले में शिरकत करते हुए ये भी कहा कि बैसाखी का त्योहार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि ये खुशियों का पर्व है, जहाँ एक और समाज के सभी लोगों में प्रेम और भाईचारे को मजबूत प्रदान करता है, तो वहीं दूसरी ओर देश की तरक्की में योगदान देने की भी प्रेरणा देना काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्व हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में खेती किसानी की महत्वपूर्ण भूमिका भी याद दिलाता है। तो आपको बताते चले कि बैसाखी पर्व को लेकर सीएम धामी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस दौरान पंजाबी महासभा द्वारा मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बैसाखी पर्व की लख लख बधाइयां देते हुए गुरुदेव से प्रार्थना की कि त्योहार सभी के लिए जीवन में नौ तरंग, नौ उमंग और नौ सृजन लेकर आए। इस दिन ही हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैसाखी मेले में शिरकत करते हुए ये भी कहा कि बैसाखी का त्यौहार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी।
ये बहुत ही महत्व का दिन है और इस दिन दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की भी नींव रखी गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये त्योहार समृद्धि का त्योहार है, ये त्योहार उन्नति का त्योहार है, ये त्योहार कहीं न कहीं मैं कहूँ कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का त्योहार है। इस त्योहार की मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सरकार और विभागों की तैयारियां अपने अंतिम दौर पर है। वहीं समय बहुत कम बचा है और ऐसे में राज्य सरकार लगातार यात्रा को लेकर बैठकें भी कर रही है और आने वाली चारधाम यात्रा में कई जगह की यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए समय पर तैयारी पूरी कर लेना चाहती है सरकार। वहीं पिछले साल केदारनाथ धाम मार्ग पर कई घोड़ों खच्चरों की मौत पर भी सरकार गंभीर है। पशुपालन विभाग ने इसलिए विशेष तौर पर तैयारियां की हैं। वहीं पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा बदजामी के केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर रही है, जहां पर पिछले साल 300 से ज्यादा घोड़ों खच्चरों की मौत हुई थी। घोड़े खच्चरों की मौतों पर बीजेपी नेता मेनका गांधी की संस्था ने राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस भी भेजा था, जिसके बाद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस साल इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पशुपालन विभाग ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। पूरे यात्रा मार्ग में 18 जगहों पर गर्म पानी की व्यवस्था और पशु चिकित्सक की व्यवस्था की गई है। साथ ही अब तक पशुपालन विभाग ने केदारनाथ पैदल मार्ग में और शिष्य घोड़ों खच्चरों का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, जबकि आगे भी रजिस्ट्रेशन जारी है, जो संचालकों के घर जाकर पशु चिकित्सकों घोड़ों खच्चरों मेडिकल कराने के बाद ही यात्रा के लिए पंजीकरण दे रहे हैं। तो आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा की तैयारी अंतिम चरण पर है, जिसको लेकर सरकार अलर्ट हो गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर है, वहीं जहां पिछले साल 300 से ज्यादा घोड़ों खच्चरों की मौत हुई थी। घोड़े खच्चरों की मौतों पर बीजेपी नेता मेनका गांधी की संस्था ने राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस भी भेजा था, जिसके बाद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस साल इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पशुपालन विभाग ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। पूरा यात्रा मार्ग में 18 जगहों पर गर्म पानी की व्यवस्था और पशु चिकित्सक की व्यवस्था भी की गई है। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहां से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। 4 अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहाँ से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछली बार जब मैंने कार्यभार संभाला था तो चारधाम यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था। वहाँ पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था और कुछ कमियां सामने थी। वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएँ बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होकर आया हूँ, वहाँ पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएँ खड़ी करने का काम किया है। जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हमने 18 गर्म पानी की चरियाँ बना दी हैं ऑलरेडी, जो गीज़र से गर्म पानी मिलने की उनकी व्यवस्था रहेगी। एक पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया है ताकि उनको। नमस्कार। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों का दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि
घंटों से दैनिक दर्शनों हेतु निर्धारित सीमा से विभाजित करते हुए एक एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। मैं लगातार धर्मनगरी हरिद्वार में बैसाखी स्नान पर्व को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु दान पुण्य भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि मान्यता है कि बैसाखी के दिन किसानों द्वारा उगाई गई फसलों की कटाई की जाती है और इस दिन जो व्यक्ति अपनी नई फसल से कुछ अनाज जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करता है तो उसके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसके साथ ही 900 से करीब पुलिस के जवान और 8 कंपनी पीएससी की तैनाती भी कर दी गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की है। श्रद्धालुओं से भी जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए अपील भी की गई है। देखिए, आज का ये पवित्र त्यौहार, आज से सौर मासी पंचांग मानने वाले सनातनी परंपरावादी लोग, उनका नववर्ष आज से प्रारंभ हो जाता है। सूर्य नारायण आज से मेष संक्रांति में प्रवेश के कारण ये संक्रांति का स्नान भी होता है। विशेष तौर पर उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये लोग बैसाखी के पर्व को, चूँकि नई फसल खेतों में आ जाती है, नए कार्य शुरू हो जाते हैं, तो उसको उस उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ मनाते हैं। और जो सनातन परंपरावादी लोग हैं, 2 प्रकार के पंचांग मानने वाले लोग हैं, एक चंद्रमास को मानने वाले, एक सौर मास को। तो उनका आज से चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से मसूरी में आयोजित 3 दिवसीय मिलेट राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 राज्यों के प्रतिनिधियों में प्रतिभाग किया है। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में मिल्टन मिशन के तहत किए जाने वाले कार्य पर गहन चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में शामिल हुए वैज्ञानिकों ने मिलेट की उपलब्धता, उपज और उससे मिलने वाले फायदे को लेकर चर्चा की है। यह सम्मेलन कृषि और मिलेट के क्षेत्रों में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं आने वाले समय पर इसका परिणाम दिखने को मिलेगा। और बताते चले कि इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि सम्मेलन के दौरान 2 राज्यों के बीच मिलेट को लेकर MOU भी साइन कर लिया गया है। सम्मेलन में कई सुझाव दिए गए हैं जिस पर आने वाले समय में जमीनी स्तर पर काम होगा। वहीं श्री अन्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। निश्चित ही इस सम्मेलन में 15 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, कई वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे, कई मिनट्स के क्षेत्र में जो अग्रणी काम कर वो लोग यहाँ पर आए थे और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर हुआ है। 2 MOU भी यहाँ पर साइन हुए एक दूसरे प्रदेशों के बीच में और निश्चित ही जो मंथन यहाँ से निकला है उसको हम धरातल उतारेंगे। और मिलेट्स के क्षेत्र में, श्री अन्न के क्षेत्र में, जैसा कि मोदी जी का नारा है किसानों की आय दुगनी करना, उसमें मिलेट्स भी का भी एक योगदान होगा। हमारी सरकार ने भी संकल्प किया है कि 2025 में जब धामी सरकार 25 साल की होगी, हम मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दोगुना करें। आज जो मिलेट्स हैं, जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, समाप्त होती जा रही थी। आज मिलेट्स का 35 रुपये 78 पैसा मंडवे का MSP घोषित हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि आज मिलेट्स में इतनी संभावनाएं हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अगर कोई मंडवा खाता है तो उसे शुगर नहीं होती, कोई गौत की दाल खाता है उसे पथरी नहीं होती, कोई चौलाई खाता है तो उसे जो है घुटने में पेन नहीं होता, और जो चौलाई खाता है उसे कभी कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि कितनी ताकत चौलाई के अंदर होती है। तो हम लोगों को इस ओर अग्रसित कर रहे हैं और हमने मिड डे मील में और जो 5 किलो राशन फ्री हमें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में मिलता है, मैं मोदी जी का आभार करता हूँ, उसमें भी हम 1 किलो मंडवा पर काट देंगे इसका आशय, ताकि लोग इसको उगाएं, इसके रोग रहें, क्योंकि इसके लिए पानी की कम आवश्यकता होती है और खाद की आवश्यकता। निश्चित ही इस सम्मेलन में
15 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, कई वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे, कई मिनट्स के क्षेत्र में जो अग्रणी काम करे वो लोग यहाँ पर आए थे और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर हुआ है। 2 MOU भी यहाँ पर साइन हुए एक दूसरे प्रदेशों के बीच में और निश्चित ही जो मंथन यहाँ से निकला है उसको हम धरातल उतारेंगे और मिलेट्स के क्षेत्र में, श्री अन्न के क्षेत्र में, जैसा कि मोदी जी का नारा है किसानों की आय दुगनी करना, उसमें मिलेट्स भी का भी एक योगदान होगा। हमारी सरकार ने भी संकल्प किया है कि 2025 में जब धामी सरकार 25 साल की होगी, हम मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करें। आज जो मिलेट्स हैं, जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, समाप्त होती जा रही थी। आज मिलेट्स का 35 रुपये 78 पैसा मंडवे का MSP घोषित हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि आज मिलेट्स में इतनी संभावनाएं हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अगर कोई मंडवा खाता है तो उसे शुगर नहीं होती, कोई गौत की दाल खाता है उसे पथरी नहीं होती, कोई चौलाई खाता है तो उसे जो है घुटने में पेन नहीं होता और जो चौलाई खाता है उसे कभी कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि कितनी ताकत चौलाई के अंदर होती है। तो हम लोगों को इस ओर अग्रसित कर रहे हैं और हमने मिड डे मील में और जो 5 किलो राशन फ्री हमें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में मिलता है, मैं मोदी जी का आभार करता हूँ, उसमें भी हम 1 किलो मंडवा पर काट देंगे इसका आशय, ताकि लोग इसको उगाएं, इसके अग्रसर हों, क्योंकि इसके लिए पानी की कम आवश्यकता होती है और खाद की। तो वहीं भीम आर्मी के जिला प्रभारी चौधरी गुफरान के नेतृत्व में विकासनगर के अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग तहसील परिसर में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करने के संबंध में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से देहरादून जिलाधिकारी को भेजा है। वहीं भीम आर्मी के जिला प्रभारी चौधरी गुफरान अहमद ने बताया कि डाक पत्थर रोड धनवंतरी चौक कैनाल बाईपास पर रणजीत सिंह मेहता के द्वारा चौक पर सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर दुकानें बनाकर किराया वसूला जाता है। वहीं रणजीत सिंह मेहता ने एक दुकान फिरोज को भी किराए पर दे दी है। रमजान के चलते फिरोज ने रणजीत से दुकान खाली करने के लिए ईद के बाद समय मांगा था, लेकिन रणजीत सिंह मेहता ने हिंदू संगठनों का सहारा लेकर पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित की दुकान पर जबरन खाली कर दी है, जिसका CCTV फुटेज भी है। तो जैसे हमने पहले भी बताया है कि एक दुकान हमारे भाई ने किराए पे ली है, ठीक है, 11 महीने के लिए, पूरे 11 महीने किराया भी दिया है। 1 महीने का टाइम और मांगा दुकान मालिक ने, उसने कहा दुकान मालिक ने कि हमें मतलब दुकान खाली कर दो, तो उनसे कहा कि त्योहार का टाइम है, इसके बाद हम दुकान खाली कर देंगे, लेकिन उसने नहीं सुना। उसने अपने गुंडे बुलाए, बजरंग दल वाले बुलाए और भी अपनी फैमिली के लोग और भी इकट्ठे किए हुए थे। तो मैं मार्केट से जब वापस आई अपनी दुकान के पास रिटर्न, और भी मेरी बहनें थी साथ में, तो हमने वहाँ देखा कि सब वहाँ ताले तोड़ रहे थे, सामान की तोड़ फोड़ कर रहे थे, बाहर फेंक रहे थे। ये कहाँ का तरीका है? अगर ऐसा होने लगा तो गरीब इंसान तो कहाँ जाएगा फिर? बताओ, दूसरा एग्रीमेंट करने के लिए वो 1 लाख रुपए मांग रहा है, ये कैसा तरीका है? और जो कि खुद उसका अवैध कब्जा है, ये बात सबको पता है। नैनबाई की जमीन है तो इसके लिए कुछ कार्रवाई करो ना। एक इंसान कब्जा करता है, फिर किराएदार से पैसे खाता है, या फिर जब वो नहीं उसके पास बन पा रहे हैं 1 महीने का टाइम, तो कहीं से भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। क्या आपने पुलिस को शिकायत? 11 महीने पहले रणजीत सिंह मेहता से एक दुकान किराए पे ली, जिसका एग्रीमेंट पूरा हो गया था, और मैंने उनको बोला कि उन्होंने कहा कि खाली कर। मैंने कहा सर मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरा रमजान का टाइम चल रहा है, ईद का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। और क्या बोलते हैं, हिंदू संगठन के लोगों से मिलकर, बजरंग दल वालों से मिलकर उन्होंने मेरी दुकान पर ताले तोड़ दिए। मेरे पास तो बहुत ही गलत हुआ है और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनके साथ इंसाफ हो। दूसरा, जैसे बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जब वहाँ पे था तो उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने ताले तोड़े, यानी पुलिस प्रशासन ने भी उन्हीं का सहयोग किया, और जो पार्टी जिनकी दुकान है उनको कोई समर्थन नहीं किया और नहीं उनका कोई साथ दिया। दूसरी बात, उन्होंने एक FIR विकासनगर थाने में दी, जिसकी उन्हें रिसीविंग भी लेट मिली और उसमें अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। और अगर उस पर कार्रवाई वगैरह नहीं करते या मुकदमा वगैरह नहीं करते तो उसके बाद हम SP और IG और आगे जितने भी आले
देहरादून के त्योड़ी में एक वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो गई है। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि 3 इस घटना में भी घायल हो गए हैं, जहां पर घायलों को और मृतकों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका अभी इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच भी कर रही है। तो आपको बताते चले कि देहरादून के त्यूणी में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। बताते चले कि घायलों को और मृतकों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है। साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बताते चले कि देहरादून के त्यूणी में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जहां पर मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और वही 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना में घायलों को और मृतकों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला है, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो देहरादून के त्यूणी में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जहां पर मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों और मृतकों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहां उनका इलाज अभी जारी है। तो बताते चले कि देहरादून के त्यूणी में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जहां पर मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और साथ ही साथ इस घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों और मृतकों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पौड़ी के टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर गैस सिलेंडर में आग लगने से 2 युवक झुलस गए हैं। इस दौरान एक बड़ा धमाका भी हुआ है, जिससे घर के अंदर की एक दीवार गिर गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद घायलों को बेस अस्पताल श्रीनगर पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है और फिलहाल घायल खतरे से बाहर है। तो बताते चले कि पौड़ी के टिहरी गढ़वाल में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर सिलेंडर में आग लगने से 2 युवक झुलस गए हैं। वहीं इस दौरान ये बड़ा धमाका भी हुआ है, जिससे घर के अंदर की दीवार गिर गई है और जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंची है और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया, जिसके बाद घायलों को बेस अस्पताल श्रीनगर पहुंचाया गया है, जहां पर घायलों का उपचार अभी जारी है। वह लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक चौरास थापली में कोई मकान मालिक हैं, उनके घर में जो किराएदार थे, वे लोग एक जो आगजनी की घटना हुई थी उसमें घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन और फायर की टीम मौके पर पहुंची और जो चश्मदीद थे मौके पर, जो उस कमरे में 2 लोग जो घायल हुए झुलसे, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है सिलेंडर फटा वहां पर और पुलिस द्वारा इस पर पूरी जांच की जा रही है। विकास नगर में बैसाखी पर्व पर बावड़ी मेले का शुभारंभ किया गया, जहां हर साल 13 से 20 अप्रैल तक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। आपको बताते चले कि मंदिर समिति द्वारा पूर्ण विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ हुआ है, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है और गौतम ऋषि का ये पौराणिक आश्रम है और यहाँ पर ये बहुत ही प्रसिद्ध कुंड है। बहुत मान्यता है इस स्थान की और बहुत श्रद्धा आस्था के साथ अलग अलग त्योहारों पर हमारे संपूर्ण क्षेत्र के श्रद्धावान लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज बैसाखी के मेले की शुरुआत भी इसी जगह से होती है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बैसाखी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं।
बैसाखी का त्यौहार वैसे ही भी समृद्धि का त्यौहार है। फसल का समय आता है, फसल काटने का समय होता है, तो ये हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, किसानों की सुख समृद्धि का त्यौहार है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ आप सब लोगों के माध्यम से ये भी अपील करूँगा सबसे, ये बहुत पवित्र स्थान है, इसकी पवित्रता को मेले के दौरान भी बना करके रखें। कोई गंदगी, कोई नशा इस क्षेत्र में नहीं होना। भारतीय जनता एसएससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मेहरा के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा लोगों को माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और इस दौरान सभी लोगों ने जय भीम जय भारत के नारे लगाए। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने सबसे पहले क्षेत्रवासियों को बधाई दी और कहा कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मौजूदा समय में भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य किया जा रहा है, वह बाबा साहब की देन है और उनकी वजह से ही भारत एक गणराज्य बना है। इधर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रविशंकर तिवारी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि बाबा साहब मानवतावादी थे और उन्होंने ही हमारे देश के संविधान का निर्माण किया है, जिसके लिए उन्होंने आज भी याद किया जाता है। वह आजाद भारत में पहले कानून मंत्री बने और सर्व समाज की एकजुटता के लिए संविधान का निर्माण किया। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी बड़े विद्वान थे और मानववादी थे। वो सारे मनुष्य को एक दृष्टि से देखते थे, छोटा बड़ा उनके दृष्टि में कोई नहीं था। वो समानता का वो चाहते थे कि अधिकार सबको मिले और वो हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र बना इसी आधार पर बना है कि सबको समान अधिकार है अपने अभिव्यक्ति का और अपने धर्म का, हर क्षेत्र में उनको अपना अधिकार है। तो इस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया, जिस कमेटी के वो अध्यक्ष थे, तो बनाया गया तो उसमें समता मूलक ही प्रधान रखा गया। कोई दलित नहीं, कोई सवर्ण नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको समान अधिकार है और सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर एक महान व्यक्ति हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। उनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। 14 अप्रैल 1891 का उनका जन्मदिन भारत में हुआ है और मध्य प्रदेश के प्रांत में उनका जन्मदिन हुआ है और 6 दिसंबर 1956 उनका देहावसान हुआ। बाबा साहब ने छुआछूत और जात पात की राजनीति को बहुत काम किया और जब भारत सरकार का संविधान बना उसमें उनके द्वारा संविधान रचा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।